जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता व संरक्षण, जैव विविधता व संरक्षण, जैव विविधता व संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। यह है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता संरक्षण के नियम के बारे में, वेददाता बुक के बारे में, वेददाता बुक के बारे में, वन्य जीव के प्रति प्रबंधीकरण के प्रयास के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य व दिवस के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में शब्दावली तथा आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इत्यादि है ना। यहाँ आपको ये सारा चीज़ को आपको पढ़ना है। शुरू करें तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन ने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता के लिए दिया। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन ने, किसने? एडवर्ड विल्सन ने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाने वाले विविधता के लिए दिया। जैविक विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैव विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे जैव विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे आनुवांशिक विविधता, जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, जातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं, और पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक विविधता, जेनेटिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे है आपको सवाल में आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य यह है कि एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता से है, जैसे सर्पगंधा, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउ सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। राउ सर्पगंधा का राउवोल्फिया वोमिटोरिया या राउवोल्फिया सर्पेंटिना, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, राउवोल्फिया सर्पेंटिना की अनेक किस्में हिमालय की पहाड़ी पर पाई जाती है, जो अलग अलग किस्मों से अलग अलग सुंदरता वाला रेसरपीन नमक रसायन जो है प्राप्त होता है। रेसरपीन नमक रसायन जो है प्राप्त होता है, जो औषधियों का महत्व होता है। कहा जा रहा है कि आपको इस प्रकार भारत में चावल का लगभग 50,000 से 2 लाख के व आम का लगभग 1000 जातियां पाई जाती है। 1000 जातियां पाई जाती है। आनुवांशिक विविधता, जीन एलीलर्स। आनुवांशिक विविधता जीन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलीलर्स,
की विविधता के कारण उत्पन्न होता है। जीन के विविधता के कारण होता है आनुवंशिक विविधता, जिसको जीन एलीलर्स, जीन का अंग्रेजी नाम एलीलर्स बोला गया, एलीलर्स की विविधता के कारण होता है। आगे है आपका जातीय विविधता। जातीय विविधता स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, स्पेसिस डाइवर्सिटी। जातीय विविधता में किसी जाति की विभिन्न किस्मों व उसके निकट संबंधियों की विविधता को आंका जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती है। पश्चिमी घाट में उभयचर प्राणी जो जल में रहता है और धरती पर रहता है उसकी अधिक जातियां पाई जाती है, जबकि पूर्व घाट पर उभयचरों की कम जातियां पाई जाती है। उभयचरों की कम जातियां पाई जाती है। इस ढंग से जाति विविधता का कहानी हुआ। आगे है आपका अगला है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर देखिए पक्षी का चित्र दिखाया गया है। ध्यान से देखिए इस पक्षी को, है ना। इस सब में क्या है, सबके सब पक्षी है, लेकिन सब विभिन्न जाति की पक्षी है। सब विभिन्न जाति की पक्षी है। नमूना क्षेत्र 1 और नमूना क्षेत्र 2। तो नमूना क्षेत्र 1 और नमूना क्षेत्र 2 में देखा जाए, नमूना क्षेत्र 1 और नमूना क्षेत्र 2, उसमें आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। शाब्दिक के जैव विविधता, शाब्दिक जैव विविधता वाला ये नमूना क्षेत्र 3 हो गया, है ना। तो 3 तरह की आपको दिखाया गया। यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा नंबर का था पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह विविधता किसी देश में पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को दर्शाता है। जैसे रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रबल भित्ति, कोरल रीफ्स, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, पतझड़ वन, ज्वारा, नदमुख या एस्चुरीज, मैंग्रोव वन आदि परितंत्र की विविधता भारत में नॉर्वे से अधिक है ना। परितंत्र की देखो, यहाँ जो आर्द्र भूमि, पतझड़ वन, ज्वारा वन, मुख वन, एस्चुरी, मैंग्रोव वन आदि परितंत्र की विविधता, जो परितंत्र है उसकी उपस्थिति भारत में नॉर्वे देश का नाम है उससे अधिक है, नॉर्वे से अधिक है। आगे है नॉर्वे से अधिक है। पारिस्थितिकी विविधता के 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पारिस्थितिकी विविधता भागों में 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग आपका एल्फा डाइवर्सिटी। एक ही समुदाय में इनमें किसी एक ही आवास से हैबिटेट या समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को शामिल किया जाता है। जैसे एक छोटा उद्यान वन में विभिन्न पादपों की जाति के सदस्यों का पाया जाना। तो एल्फा विविधता एक ही समुदाय में, है ना, उसमें एक ही समुदाय में एक ही, है ना, इसमें किसी एक ही आवास में एक ही समुदाय, एक ही आवास के या समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न तरह का जो अंतर होता है जीवों में, विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं शामिल किए जाते हैं। जैसे एक ही छोटे से उद्यान में वनों और विभिन्न पादपों की जाति के सदस्यों को पाया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं जैविक विभिन्नता, है ना। आगे कह रहा है बीटा विविधता, बीटा डाइवर्सिटी। अलग अलग समुदायों में एल्फा डाइवर्सिटी कहा गया। एक ही समुदाय में जो अंतर है, विभिन्न जाति का गुण रखा गया। अब बीटा में अलग अलग समुदाय से, इसमें अलग अलग प्रकार के समुदायों को
अलग अलग आवासों में पाई जाने वाली विभिन्नता को अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली ये देखिए तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए तालाब है, क्या है ये आपका तालाब है। ये आपका एक ही समुदाय की अल्फा विविधता, एक ही समुदाय में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देख रहे हैं। ये जो हो गया अल्फा, इसको कहेंगे अल्फा विविधा, अल्फा विविध है ना। और ये आपका दो समुदाय है ना, ये दोनों में जो अंतर है उसको कहते हैं बीटा समुदाय, बीटा समुदाय। तो वही कह रहे थे हम कि यहाँ पर जो है आप देख ही रहे हैं कि ये सब विविधता है, ये सब दिखा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे कि ये तालाब का विविधता है, और यहाँ पर कर रहे थे, देखिए ध्यान से, कि जाने वाली विविधता 3 की अल्फा बीटा गामा, जाने वाली विविधता को दर्शाया जाता है। जैसे हिमालय पर अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाया जाता है। स्थल व जल तंत्रों में पाए जाने वाले, स्थल व जल तंत्रों में पाए जाने वाली विविधता, स्थल और जल में पाई जाने वाली विविधता। अब तो ये हो गया कि भाई की विविधता को दो अलग अलग क्षेत्र है, उसमें जो है एक ही क्षेत्र में जो विविधता होता है उसी को अल्पा विविधता कहते हैं। अगर दो क्षेत्र में विविधता है तो उसको बीटा कहते हैं। जाने वाले विभिन्न दर्शाया जाता है, जैसे हिमालय पर अलग अक्षांश पर अलग प्रकार के वनस्पति पाया जाता है। स्थल व जल तंत्रों की में पाई जाने वाली जातियां की भिन्नताएं हैं। स्थलों और जल में तंत्रों में पाई जाने वाली जातियों की विभिन्नताएं हैं। अब अगला है गामा विविधता। गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता। इनमें से एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जीवों की विविधता को शामिल किया गया है। गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता, इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जीव विविधता को शामिल किया गया है। अगला है पृथ्वी तथा जातियां। पृथ्वी पर तथा भारत की कितनी जातियां हैं। पृथ्वी पर भारत की कितनी जातियां हैं, तो ही कहता है हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन पृथ्वी ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, है ना। पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं और भारत में कितनी जातियां। आज से लगभग 250 वर्ष पहले जातियों को पहचानना व उसका रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम हुआ। अब ये जो कार्यक्रम हुआ ये कब से चल रहा है, 250 वर्ष पहले से चल रहा है। वर्तमान में प्रति वर्ष 15,000 जातियां, 15,000 नई जातियां खोजी जा रही है ना। वर्तमान में प्रति वर्ष 15,000 जातियां हर साल खोज दिया जाता है। परंतु फिर भी यूएनसीएन कहते हैं आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के 2004 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक हम 1.5 मिलियन जातियों को ही खोजे पाए हैं। कितना जातियों खोज पाए हैं, 1.5 मिलियन। कहने का तात्पर्य हुआ 15 लाख जातियों को खोजे हैं। लाखों जातियों को अभी खोजना जाना बाकी है। कुछ अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 20 से 25 मिलियन, 200 से 250 लाख जातियां बताई गई है। 250 जातियां बताई गई है। परंतु रॉबर्ट मे के आकलन के अनुसार, रॉबर्ट मे
रॉबर्ट में एक जो वैज्ञानिक था, रॉबर्ट में उसके आकलन के अनुसार वैश्विक जातियां विविधता में 7 मिलियन जातियों का आकलन किया है। उसने बताया है कि 7 मिलियन है, यानी 70 लाख है ना। और उनके अनुसार अभी तक केवल 20% जातियां को खोजा जा सका है ना। 80% जातियां अभी हमारे सामने नहीं आई है। अभी तक हमारे पास 20% जातियां का खोज हुआ है। अगला है आपका शीतोष्ण टेम्परेचर। शीतोष्ण टेम्परेचर, टेम्परेलेट। शीतोष्ण का इंग्लिश हिंदी होता है टेम्पेरेट। शीतोष्ण का इंग्लिश वर्ड है टेम्पेरेट। देशों में अभी तक अधिक जातियों की खोज हुई है, जबकि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल देशों में विविधता अधिक होते हुए भी अभी तक बहुत सी जातियां की खोजा जाना शेष है। शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय टेम्परेट है ना, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। टेम्परेट मने शीतोष्ण, टेम्परेट मने शीतोष्ण और ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक होते हुए कहा जा रहा है। वर्तमान में उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कीटों की जातियों की संख्या तुलना कर उनके परिणामों के आधार पर जंतु व पादपों की जातियां का अनुमान लगाया जाता है। जंतु और पादपों की जातियों को अनुमान लगाया जाता है। कहता है वर्तमान में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कीटों की जातियों की संख्या के तुलना कर उनके परिणामों के आधार पर जंतुओं व पादपों की अनुमान लगाया जाता है। जैसे आप बात को समझिए कि यहाँ पर कोई पृथ्वी है, यहाँ पर आपका कोई पृथ्वी है और हमको इस जगह के बारे में हमको मालूम है कि यहाँ पर इतना जाति है फलना, और इस जगह पर मालूम है कि हमको इतना जाति है। तो ये दोनों के बीच में जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे घटता हुआ जाति की संख्या मिलेगा, तो अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर कितना होगा, तब यहाँ पर कितना होगा और तब यहाँ पर कितना होगा। इस तरह की बात है। तो मैथमेटिक्स रूल है। तो यही कहता है कि शीतोष्ण टेम्परेचर अनुमान लगाया जाता है। और कहता है जो केवल अनुमान है, वास्तविक कोई रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ अनुमान ही है, वास्तविक कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। वास्तविक कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। अगला है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है आकेशारुक इनवर्टिब्रेट्स। आकेशारुक का अंग्रेजी होता है इनवर्टिब्रेट्स। आकेशारुक अन्य प्राणी है, ये आपका अन्य प्राणी है। ये आपका क्रिस्टेशियन है, क्रास्टेशियन। यहाँ पर मोलस्का है, यहाँ पर आपका मोलस्का है। यहाँ पर आपका इतना सारा कीट है, यहाँ कीट है। तो यहाँ पर आपको कितने भाग में बांट दिया है? अन्य प्राणी के रूप में, क्रास्टेशियन के रूप में, मोलस्का के रूप में, कीट के रूप में किसको बांटा है? आकेशारुक को, केशारुक को, इनवर्टिब्रेट आकेशारुक को, ये आपका केशारुक है, ये वर्टिब्रेट है। ये क्या है आपका? केशारुक वर्टिब्रेट को कितने भाग में? मछली है, स्तनधारी है, पक्षी है, सरीसृप है, उभयचर है। तो यहाँ दो भाग में बात के दिखाया गया है ना। पहला आकेशारुक जिसमें प्राणी का समूह है, अन्य प्राणी का समूह है क्रास्टेशियन मोलस्का कीट।
कीट, क्रास्टेशियन, मुलरका और कीट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था, क्रास्टेशियन मुलस्का कीट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हाँ तो क्या कर रहे थे, हाँ पढ़ रहे थे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे बता रहे थे इसी के बारे में। पादप है तीसरा में आपका, पादप है जिसमें मॉस, फॉर्न व संबंधित कवक और शैवाल, लाइकेन, आवृत बीजी। पादप को आपको 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है पादप को। पहला कहा गया मॉस, दूसरा आपके फॉर्न या संबांडिता, मॉस, फॉर्न व संबांडिता, आवृत बीजी, लाइकेन, शैवाल, कवक, लाइकेन, शैवाल, कवक, लाइकेन, शैवाल, कवक। आगे है कशरेकु, अकशेरुकी व पौधे के मनुष्य के टेक्सा प्रजातियों की तुलना करना। मनुष्य के प्रजातियों की तुलना किया जाएगा यहाँ पर, है ना, मनुष्य की प्रजातियों का तुलना किया जाएगा। तो यहाँ विश्व में खोजी जानी रही है, विश्व में खोजी गई जातियों का आकलन। विश्व की कुल जातियों का 70% भाग जंतु जातियां हैं, 70% भाग जंतु जातियां, 22% भाग पादप जातियां, जिसमें से आपको शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत, अनावृत, बीजी पादप, है ना, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत, अनावृत, बीजी पादप तथा 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 शेष 8% जीव, शेष 8% जीव अकारणों से प्रोकैरियोटिक जीव में को शामिल, प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल नहीं किया है, प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल नहीं किया है। आगे है आपका प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल नहीं किया है, कहता है तथा 8% अन्य जीव। इन आकरणों का प्रयोग, इन आकरणों में प्रोकैरियोटिक, इन आकरणों में प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल नहीं किया गया, प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल नहीं किया गया। जंतुओं की कुल संख्या, जंतुओं की कुल संख्या का 70%, जंतुओं की कुल संख्या का 70%, जंतुओं की कुल संख्या का 70% से अधिक भाग कीट बनते हैं, अर्थात प्रत्येक 10 में से 7 जंतु कीट की श्रेणी में आते हैं, प्रत्येक 10 जंतु में से 7 जंतु कीट की श्रेणी में आते हैं। जंतु के कुल 70% कीट बनते हैं। प्रोकैरियोटिक व सूक्ष्म जीव की जातियों को वर्गीकरण के अनुसार खोजा नहीं जा सकता है, न ही इन सभी का संवर्धन संभव है, इन सभी का संवर्धन संभव है। प्रोकैरियोटिक व सूक्ष्मजीव की जातियों को वर्गीकरण के अनुसार खोजा नहीं जा सकता, न ही इन सभी का संवर्धन संभव है। इसके लिए आणविक व जैव रासायनिक तकनीक अपनानी होती है, इसके लिए आणविक व जैव तकनीक अपनानी होती है। इसलिए इन्हें आकलन में शामिल नहीं किया, इसलिए इसे आकलन में शामिल नहीं किया है। विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों की सारणी, विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों की सारणी। उच्च पादप 2,70,000, उच्च पादप 2,70,000, कशेरुकी
53,239 कसेलों की 53,239, मछलियाँ 26,959, मछलियाँ 26,959, उभयचर प्राणी 4780, उभयचर प्राणी 4780, सरीसृप सरीसृप 7,150, पक्षियाँ 9700, पक्षियाँ 9700, स्तनधारी 4,650, शैवाल 40,000, शैवाल 40,000, कवक 72,000, कवक 72,000, कवक 72,000, जीवाणु 40,000, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया सहित, है ना। नीलहरित शैवाल का अंग्रेजी वैज्ञानिक नाम है साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल का वैज्ञानिक नाम है विषाणु वायरस, विषाणु वायरस 1550, क्रास्टेशियन 43,000, क्रास्टेशियन 43,000, क्रास्टेशियन 43,000, कृमि 25,000, कृमि 25,000, अन्न 1,10,000, अन्न 1,10,000, मोलस्का 70,000, मोलस्का 70,000, प्रोटोजुआ 40,000, प्रोटोजुआ 40,000, कीट कीट 10,000, 10,25,000, कीट 10,25,000, कीट 10,25,000, जैव विभिन्नता, जैव विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, जैव में जैव विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, विश्व का में भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग रखता है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग रखता है, परंतु विश्व के में हमारी वैश्विक जातियाँ यहाँ विविधता 8.1% है। यहाँ पर यही है कि ज़मीन हमारे पास कम है परसेंटेज में, और परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास जो जाति है वो बहुत ज़्यादा है ना, 4 गुना ज़्यादा है ज़मीन के अपेक्षा, क्योंकि भारत की परिस्थिति की विविधता भी अत्यधिक विशिष्ट, विविध व जैव विविधता से पूर्ण है। जो भारत की परिस्थिति की विविधता है भी अत्यधिक विशिष्ट विविधता व जैव विविधता से पूर्ण है, और यही कारण है कि विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में भारत के भी गणना होती है। विश्व में अगर 12 महाविविधता वाले देश से को चुन लिया जाए तो भारत की भी गणना होती है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियाँ खोजी जा चुकी है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियाँ खोजी जा चुकी है। भारत में लगभग 45,000 जातियाँ खोजी जा चुकी है। लगभग इससे दुगनी 90,000 जंतु जातियाँ खोजी जा चुकी है, परंतु फिर भी अभी बहुत सारी जातियों को खोजा जाना बाकी है। यदि हम रॉबर्ट मे के आकलन को सही माने तो भारत में अभी भी 10 लाख 10,000 लाख 1 लाख से अधिक पादप, 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु खोजा जाना बाकी है। 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु को अभी भी खोजा जाना बाकी है। भारत में जिन जातियों को खोजा जाना बाकी है उसके लिए अत्यधिक की प्रशिक्षित वर्गीय वैज्ञानिक, धन और समय की आवश्यकता होगी, परंतु वर्तमान में जिस गति से पारिस्थितिकी का आवास व जंगल सिकुड़ रहे हैं उनमें से ऐसा लगता है कि बहुत सी जातियां तो खोजने से पहले लुप्त हो जाएगी, खोजने से पहले लुप्त हो जाएगी। अगला सवाल है आपका,
अगला सवाल है जैविक के संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैविक के संगठन को प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? आपको इसका उत्तर मिलेगा, जैव विविधता शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने। आपका दूसरा सवाल है आपका दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिए। भारत में आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? भारत में आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? धान की बता चुके थे। भारत में धान की जातियां लगभग 50,000 से अधिक। भारत में धान की जातियां लगभग 50,000 से अधिक। तीसरा सवाल है, IUCN का विस्तार लिखिए। आई के मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू के मतलब हो गया यूनियन फॉर, सी के मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ, एन के मतलब हो गया नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व की कितनी जातियां हैं? रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में कितनी जातियां हैं? रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में 70 लाख जातियां हैं, 7 मिलियन जातियां हैं, 70 लाख। विश्व की विविधता, भारत की जैव विविधता की प्रतिशत देखिए। विश्व की विविधता 8.1%। 8.1%। अगला सवाल है आपको, अकशेरुक प्राणियों में किस वर्ग के प्राणियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? अकशेरुक प्राणियों में किस वर्ग के प्राणियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर में होगा अकशेरुक के कीट वर्ग के प्राणियों का। कशेरुकी प्राणियों में से किस वर्ग के प्राणियों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? कशेरुकी प्राणियों में किस वर्ग के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किस वर्ग के प्रतिनिधित्व? मत्स्य वर्ग के। अगला सवाल है आपका, जैव विविधता का प्रतिरूप। जैव विविधता के प्रतिरूप। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। अक्षांशीय प्रवणता। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है ना। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट माने हो गया प्रवणता, लैटिट्यूडिनल माने हो गया अक्षांशीय। लैटिट्यूडिनल माने हो गया आपका अक्षांशीय। लैटिट्यूडिनल माने हो गया आपका अक्षांशीय है ना। लैटिट्यूडिनल माने हो गया आपका अक्षांशीय। आपको देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है ऊपर में, ये आपका 90 डिग्री अक्षांश जहाँ पर बर्फ जमता है, फ्रीजिंग शीत कंडीशन क्षेत्र। ये आपका हो गया शीतोष्ण। यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। ये और ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय 23.5 से 23.5 डिग्री। 23.5 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हो गया आपका 23.5 डिग्री। आगे है आपका, ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 से 66 डिग्री 5 तक। उसके बाद ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। आगे है आपका विश्व के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता व
जातीय स्थिरता एक जैसी नहीं होती है। विश्व के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता व जातीय स्थिरता एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि विश्व के संपूर्ण भूभाग पर मौसम व भौतिक वातावरण एक समान नहीं होता है। इसलिए एक विशिष्ट आवास में विशिष्ट जातियां पाई जाती है। एक विशिष्ट आवास में विशिष्ट जातियां पाई जाती है। विशिष्ट आवास में विशिष्ट जातियां पाई जाती है। यदि हम पृथ्वी को भौगोलिक वैज्ञानिक की नज़र से जाने तो हमें पता चलेगा कि भूमध्य रेखा की उत्तर व दक्षिण का 23.5 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको ट्रॉपिकल कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल, है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को ट्रॉपिकल कहते हैं। अंग्रेजी नाम ट्रॉपिकल होता है, जो आपको भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में जाते हैं। इससे सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। इसमें वर्षा अधिक होता है। इसी कारण जो है इस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। हम बता रहे थे कि ये आपका जो है पृथ्वी हो गया, और ये आपका जो है भूमध्य रेखा हो गया। ये 37 डिग्री ऊपर और ये 37 डिग्री दक्षिण, ये पूरे क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो है वर्षा क्या होगी? अधिक होगी, और इसमें जो है सूरज की रोशनी भी सीधी पड़ती है, इसलिए इसमें ज़्यादा जीव जन्म लेते हैं। और उसके बाद 37 डिग्री के बाद जो आता है आपका 66.5 डिग्री इधर और 66.5 डिग्री इधर, ये जो क्षेत्र है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके अपेक्षा यहाँ कम जीव पैदा होता है, और उसके बाद आपको ध्रुव आ जाता है। तो वही वो यहाँ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर से 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में इसी प्रकार 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण से 66.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण तक क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय को टेम्परेट क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय को ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसको टेम्परेट कहते हैं। आगे है टेम्परेट क्षेत्र कहलाता है, परंतु इसमें ताप परिवर्तन अधिक नहीं होता है, इसलिए जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से कम होता है। इसमें ताप परिवर्तन कम होता है, इसलिए जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से कम होता है। यदि हम 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण की ओर जाएं, यदि हम 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण की ओर जाएं, तो क्षेत्र को शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ठंडा अधिक होती है, इसलिए विशिष्ट अनुकूलन वाले जीव ही यहाँ रह पाते हैं, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से भी कम पाई जाती है। ध्रुव पर विविधता सबसे कम होता है। ये जो आपका पृथ्वी है, ये आपका जो आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा रीजन हो गया? यहाँ से यहाँ तक आपका रीजन हो गया आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और यहाँ से आपको होता है, ये आपका हो गया आपका शीतोष्ण, है ना। ये हो गया आपका टेम्परेट, यहाँ पर ज़्यादा जीव रहेगा, यहाँ पर कम, है ना। इसको बोलते टेम्परेट, इसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं।
और उसके ऊपर आप चल जाइए 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री पर, तो ये आपका बर्फ वाला इलाका हो गया। ये सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है और इस इलाका में जो बहुत ठंडा सहन करने वाला जीव ही पैदा होगा, इसलिए वो जीव जो है यहाँ पर उस ढंग का जीव बहुत कम पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पर आबादी जो है जीवों में विभिन्नता बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यही कहा जा रहा है कि शीतोष्ण ध्रुवों पर जीव की विविधता सबसे कम होती है। अगला है आपका इसे हम उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय देश कोलंबिया। कोलंबिया जो है एक भूमध्य रेखीय देश है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। 1400 पक्षी जातियां पाई जाती है। कोलंबिया जो है भूमध्य रेखा पर है और 1400 पक्षी की जातियां पाई जाती है। जब 41 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित न्यूयॉर्क में 105 से पक्षी पाई जाती है। 41 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, है ना, तो 0 डिग्री से 41 डिग्री तक पहुंच गए तो 105 पक्षी पाया गया। 71 डिग्री पर पहुंच गए तो ग्रीनलैंड में तो 56 जातियां ही पाया जाता है। भारत भूमध्य रेखा के समीप है तो यहाँ 1200 पक्षी पाया जाता है। भारत भूमध्य रेखा के समीप है तो यहाँ 1200 पक्षियाँ पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय अमेजन नदी क्षेत्र में, है ना, दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी कहाँ है? अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले, है ना, उष्णकटिबंधीय वनों के में पृथ्वी की सबसे अधिक की, है ना, जैव विविधता पाई जाती है। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता को सारणी से में अंकित किया गया है। जैव विविधता को सारणी में अंकित किया गया है। अब यहाँ का जैव विविधता है कि आपका पादप मिलेगा 40,000 किस्म का, मछलियाँ मिलेगा 30,000 किस्म का, पक्षी मिलेगा 1300, स्तनधारी मिलेगा 427, उभयचर प्राणी मिलेगा 427, सरीसृप मिलेगा 378, आकशेरुक के मिलेगा 12,500। एक अनुमान के अनुसार अभी भी लगभग 2 लाख कीट जातियां की खोजा जाना बाकी है। एक अनुमान के अनुसार अभी भी लगभग 2 लाख कीटों की खोजा जाना बाकी है। क्यों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। भाई ट्रॉपिकल हैव मोर बायोडाइवर्सिटी, अधिक उत्पादन। पहला है अधिक उत्पादन, हाई प्रोडक्टिविटी। इस क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है ना। जहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ सूर्य की मात्रा, है ना, अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पौधों को प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। इससे वनों की उत्पादक अधिक होती है। इसी कारण जो है जैव की विविधता भी अधिक होती है ना। जब जान रहे हैं कि यह भूमध्य रेखा के नज़दीक है तो जाहिर सी बात है प्रकाश ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पर पौधा भी ढेर किस्म की निकलेगा। इस ढंग से उसको खाने वाला उपभोक्ता भी बहुत तरह के निकलेंगे, पैदा लेंगे, और इस ढंग से उसको खाने वाला भी उपभोक्ता बहुत तरह के पैदा लेंगे। इस ढंग से यहाँ पर कहेंगे जैव विविधता अधिक होती है। और दूसरा कारण है स्थिर पर्यावरण, स्टेबल
इन्वायरमेंटल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण लगातार एक जैसा बना रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण लगातार एक जैसा बना रहता है। यहाँ मौसम परिवर्तन कम होते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन कम होते हैं। उष्णकटिबंधीय में मौसम परिवर्तन कम होते हैं। स्थिर पर्यावरण के कारण क्षेत्र निकेत विस्तीर्ण नीचे स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इसमें जैव विविधता अधिक होती है। स्थिर पर्यावरण जीवों को शीघ्रता से वातावरण के अनुकूलित कर देते हैं। अनुकूलता जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। अनुकूलता जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। कोई विपत्ति नहीं। नो कैटास्ट्रोफ्स। कोई विपत्ति नहीं। नो कैटास्ट्रोफ्स। शीतोष्ण क्षेत्र में समय समय पर बर्फ का हिमनदन ग्लेशिएशन होता है जो जीवों के लिए अच्छा नहीं है। जीवों की संख्या को घटाता है। इसके कारण वहाँ जैव विविधता कम होती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई आपदा नहीं होती है। मौसम परिवर्तन कम लेते हैं जिससे जीवों का जीवन भी अबाधित रहता है और जैव विविधता को बढ़ा देता है। अबाधित रहता मानी बचा हुआ रहता है और जैव विविधता को बढ़ा देता है। अबाधित रहता है मतलब उसका जीवन बचा हुआ रहता है। जातीय क्षेत्र संबंध स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। जातीय क्षेत्र संबंध स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप जर्मनी के प्रकृति विज्ञान व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के पूर्ण अन्वेषण के बाद जातीय क्षेत्र के संबंध में जर्मनी के प्रकृति विज्ञानी व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगल के पूर्ण अन्वेषण मतलब पूर्ण निरीक्षण के बाद बताया कि किसी अन्वेषण की जातियां समृद्ध उस अन्वेषण के क्षेत्र सीमा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। जर्मनी के प्राकृतिक वैज्ञानिक व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के पूर्ण अन्वेषण के बाद यह बताया, पूरा खोजने के बाद यह बताया कि किसी अन्वेषण की जातियां समृद्ध उस अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने से बढ़ती है। अगर अन्वेषण की क्षेत्र की सीमा बढ़ाया जाए तो जाति की जो स्थिरता समृद्धता बढ़ती है। आगे कहा वास्तव में जाति समृद्धता और वर्गीकरण पर जीव समूह चमगादड़ अलवणीय जल मछलियाँ अनावृत बीजीय पादप है ना। वास्तव में जलीय समृद्धता का वर्गीकरण जीव समूह चमगादड़ लवणीय जल मछलियाँ अनावृत पादप की किस्म के क्षेत्र के बीच का संबंध अति परवलय रिक्टेंगुलर हाइपरबोला
रिक्टेंगुलर हाइपरबोला जैव विविधता का संरक्षण है, जैव विविधता व संरक्षण है के रूप में प्रकट होता है। इस संबंध को लघु गुणांक स्केल लॉगरिथम स्केल पर सीधी रेखा के रूप में दिखाता है। लॉगरिथम स्केल पर सीधी रेखा के रूप में दिखाता है, जिसे निम्न समीकरण द्वारा दिखाते हैं। log s बराबर log c प्लस z log a। log s बराबर log c प्लस z log a, जहाँ s से जातीय समीकरणा, a आपका क्षेत्रफल और z आपका रेखीय वक्र परिवर्तन गुणांक c बराबर y माइनस अंतःखंड। अंतःखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेप्टर। c बराबर y माइनस इंटरसेप्टर। सामान्य क्षेत्रों के लिए z का मान 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। भले ही क्षेत्र या वर्गीकरण समूह में कोई भी हो, जैसे ब्रिटेन के पादप, न्यूयॉर्क के मोलास्का या कैलिफोर्निया के पक्षी आदि क्षेत्र बड़े हो, जैसे संपूर्ण महाद्वीप, तो जातीय क्षेत्र का संबंध की समासराय रेखा z की ढलान एकदम तिरछी खड़ी हो जाती है और z का 0.6 से 1.2 हो जाता है। जैसे अलग अलग महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों को फलहारी पक्षियों व स्तनधारियों के लिए रेखा का ढलान 1.5 होती है। इसी परिक्षेप से तिरछी खड़ी ढलान का अर्थ है जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतने ही अधिक जाति विविधता मिलती है। जातियों की संख्या परितंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, आपका अधिक उत्पादकता, मोर प्रोडक्टिविटी। प्रकृति विज्ञानी डेविड टिलमैन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां पाई जाती है उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होती है। जिस क्षेत्र में जितनी जातियां पाई जाती है उस क्षेत्र में उत्पादकता भी उतने ही अधिक होती है। यह जातियों की संख्या स्थिर रहे, उस क्षेत्र के जैव भार में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। आगे है आपका स्थिरता। आपका क्या है? स्थिरता। आपका आगे है स्थिरता। स्थिरता का मतलब हो गया आपका स्थिरता, स्टेबिलिटी। टिलमैन के अनुसार यदि जातीय विविधता अधिक होती है तो वो परितंत्र
अधिक अस्थायी होता है। वह परितंत्र अधिक अस्थायी होता है और लंबे समय तक स्थिरता को बनाए रहते हैं। टीरमैन के अनुसार कहा था कि जो जातियां ऐसा परितंत्र समय समय पर टीरमैन के अनुसार जातियां विविधता अधिक होती है, वह परितंत्र अधिक के अस्थायी होती है और लंबे समय तक स्थिरता को बनाए रखते हैं। ऐसे परितंत्र समय समय पर आने वाली प्रकृति का मानवीय बाधाओं का भी सह लेता है तथा विदेशी जंतु जातियों के आक्रमण को भी रोक सकता है। परितंत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होती है, उत्पादकता अधिक होती है और खाद्य, जल, फूड वेब विभिन्नता पूर्ण होता है। स्थिरता प्रदान करता है। आगे है आपका पारिस्थितिकी स्वास्थ्यता इकोसिस्टम हेल्थ। जाति विविधता बारे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पर श्रृंखला शाखित होती है। जाति विविधता बारे परितंत्र में खाद्य श्रृंखला शाखित होती है और जैव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। निर्भरता अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य भी इन खाद्य श्रृंखलाओं का एक स्तर है और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित होता है। यदि खाद्य श्रृंखला एक भी कड़ी लुप्त होती है, इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी जातियां भी प्रभावित होती है ना। अगर जो है आपका कि जो पेड़ जन्म लिया, पेड़ का खाता है, आपका कीड़ा खाता है, तो कीड़ा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता, एक भी जाति जो है विलुप्त होता है तो पूरा के पूरा तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। और कहा गया जब प्रभावित होता है और परितंत्र असंतुलित हो जाता है। यदि इसी प्रकार जातियां लुप्त होती जाएगी तो हो सकता है कि एक दिन हमें भी नष्ट होना पड़े, क्योंकि हम एक दूसरे के श्रृंखला से बंधे हुए हैं। इसे समझाने के लिए स्टैनफोर्ड की पारिस्थितिकीविद यही बात को समझाने के लिए कि अगर कोई जाति लुप्त हो गया तो हो सकता है उसके चलते हम भी मिट जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया पर, मनुष्य जाति भी समाप्त हो जाएगी। इसी को समझाने के लिए स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकीविद पारिस्थितिकी वैज्ञानिक पॉल एहलिक ने अपनी लिबेत पोपर परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने परितंत्र को जातियों की तुलना में बयान में लगे रिवेद से की है। उन्होंने अनुसार यदि किसी बयान में लगे रिवेद उसमें बैठे यात्री ही अपने घर ले जाए बहिवान उड़ने योग्य नहीं रह पाएगा। उनके अनुसार यदि किसी बयान में रिवेद को उसके बैठे यात्री ही अपने घर लेके चल जाए तो बयान उड़ने योग्य नहीं रह जाएगा। उसके अनुसार बयान की सीटों की रिवेद से अधिक महत्वपूर्ण उसके पंखों के रिवेद होते हैं, है ना।
बयान में जो शीत पर रिवेट लगा हुआ रहता है उससे अधिक उनके पंखों पे रिवेट होते हैं। इस परिकल्पना में बयान को परितंत्र रिवेट को जाति यात्रियों के द्वारा रिवेट को ले जाने को जातियों का लुप्त होने को समझाया गया है। अर्थात यात्री रिवेट को ले जाते हैं। जातियां विलुप्त होती रही है तो बयान उड़ नहीं जा पाएगा, परितंत्र चल नहीं पाएगा और बयान के साथ यात्री मारे जा सकते हैं। अर्थात अन्य जातियों के साथ हम भी मारे जाएंगे। परितंत्र में मुख्य जातियों का काज पंखे में लगे पंखे के रिवेट की तरह होती है और इसका महत्व बहुत अधिक होता है ना। जातियों का काज पंखे के रिवेट की तरह होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर रिवेट नहीं रहा तो बयान तो उड़ नहीं पाएगा, आदमी तो मर जाएगा। उसी तरह जाति नहीं रहा, कोई भी जाति गायब हुआ तो उसके साथ साथ हम भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, आगे मानव के क्रियाकलापों का वातावरण में इनका प्रभाव क्या। मानव के क्रियाकलापों ने वातावरण को इतना प्रभावित किया है कि अजैविक कारकों के साथ साथ जैविक के कारक भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं और प्रति वर्ष अनेक जातियां लुप्त हो रही है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज 2004 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां लुप्त हो चुकी है, जो निम्न प्रकार है। कासेरुक 300, में 338, कासेरुक में 359, पादप आपका 87। इसमें से इनमें अफ्रीका की कबैगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, रूस के अस्टेरल समुद्री गाय, अफ्रीका के कबैगा, ऑस्ट्रेलिया के थाईलेसिन, अफ्रीका की कबैगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईसिन, अफ्रीका के कबैगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलिन, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, रूस के अस्टेरल समुद्री गाय, मॉरिशस के देदो, बॉली जावा आवा कैस्पियन की बाघ की उपजातियां मुख्य है। अगला है अकेले प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव की आबादी को बढ़ने के लगभग 2085 की जातियां वहां से लुप्त हो गई। मानव की आबादी बढ़ा तो 2085 की जातियां वहां से लुप्त हो चुकी। पिछले 20 वर्षों में ही 27 ज्ञात जातियां विलुप्त हो चुकी है ना। पिछले 20 वर्षों में ही 27 ज्ञात जातियां विलुप्त हो गई है। इनका विलोपन यादृच्छिक रैंडम नहीं है। कुछ विशिष्ट वर्गक अधिक लुप्त हो रहे हैं, जैसे उभयचर, एम्फीबियन अधिक समय लुप्त हो हुए हैं। यही नहीं, संपूर्ण विश्व में लगभग 15,500 जातियां अभी लुप्त होने की कगार पर है, जिनमें 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर,
31% अवैध बीजी है। 31% अवैध बीजी है। यदि हम जिप्सम के आधार पर पृथ्वी पर जीवन का इतिहास के आंकड़े को एकत्रित करें तो पता चलता है कि अब से 3 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक 5 बार जातियों का व्यापक स्तर पर विलोपन हो चुका है। वर्तमान में छठा विलोपन चल रहा है, परंतु मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण छठे विलोपन की दर पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक तेजी से हो रही है ना। पहले धीरे धीरे हुआ था पांचों, ऐसा था बहुत तेजी से हो रहा है। यही दर से चलती रही 100 वर्षों में पृथ्वी से आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। फिर 100 वर्षों में पृथ्वी पर आधी से ज्यादा जातियां विलुप्त हो जाएगी। जातियों के विलुप्त होने के से संपूर्ण विविधता पर असर होता है। इससे परितंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है। यह जातियों में सूखे रोग से लड़ने का, पर्यावरणीय प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता कम हो जाती है और कीटों के आदि प्रभाव को भी बढ़ जाते हैं। जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित मुख्य कारक है। जैव विविधता के क्षति के निम्नलिखित मुख्य कारक है। आवासों की क्षति व उनका विखंडन होना, अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ एलियन और एक्जोटिक स्पीशीज, शाहविलुप्तता, कोएक्सटिंक्शन, विषुवधन, डिस्टर्बेंस। जैव विविधता के साथ क्षति के निम्नलिखित कारक है। आवासों की क्षति में उनका विखंडन, अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज, शाहविलुप्तता, कोएक्सटिंक्शन, विषुवधन डिस्टर्बेंस। प्रदूषण आदि। आवासों की क्षति व उनका विखंडन, हैबिचुअल लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हर जंगली जंतु जाति का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, परंतु बढ़ती मानववादी सड़कों, रेलवे लाइन ने प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचाई है और उन्हें विखंडित कर दिया है। हर वर्ष हजारों हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है। इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि एक समय पर पृथ्वी का क्षेत्रफल 14% भाग वर्षा वन थे, जबकि इनका क्षेत्र केवल 6% रह गया है। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न जंगल को सोयाबीन के लिए, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता था? अमेज़न जंगल को। अमेज़न नदी पर जो जंगल है उसे अमेज़न जंगल कहते थे, है ना। पृथ्वी के फेफड़ा को कहे जाने वाले अमेज़न जंगल को सोयाबीन की फसल और चरगाह, है ना, चरगाह बनाने के लिए साफ किया जा रहा है, जबकि लाखों वन्यजीव
उनके आवास के साथ भी लाखों जीव जातियां उनके आवास के साथ भी नष्ट हो जाएगी। प्राकृतिक आवासों में कमी जैव विविधता की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण है। जैव विविधता की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मनुष्य भोजन, लकड़ी व दवाओं आदि को जंगलों से प्राप्त करता आया है, परंतु बढ़ती जनसंख्या ने इस वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है, जिससे जंगलों से इससे बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इस अति दोहन अस्टिलल समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर जैसे अनेक जातियों को लुप्त कर दिया गया है। समुद्रियों से अत्यधिक मछलियों के पकड़े जाने के कारण वहां उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और कुछ जातियां लुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज। सभी जातियों अपने मौलिक आवास में जैविक नियंत्रण में रहते हैं। किसी भी बाहरी जाति को नए आवासों में लाया जाता है तो वहां जल्द ही आवास में अनुकूलित हो जाती है और तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। इससे वहां पहले रहने वाली जातियों को संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभार बाहर की लाई गई जातियां मूल जातियों को नष्ट कर देती है। कभी बाहर की जो जाति आती है, जैसे बाहर से मछली आया और घर वाला को मछली को खा गया, तब घर वाला मछली क्या हो गया, नष्ट हो गया, किस्सा खत्म। हाँ बाहर से लाई गई जातियां विदेशी जातियां, एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं। वर्तमान में विदेशी जातियों को जैव विविधता को क्षति पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए निम्नलिखित प्रमुख उदाहरण हमारे सामने हैं। जलकुंभी, जिसको कहते हैं बातर हाइसिंथा। दूसरा नाम है आइकॉर्निया क्रेसीप्रेस। यह जलीय पौधा यूरोप से एशिया में लाया गया और आज भारत व चीन के जलाशयों में इतना फैल चुका है कि इसे नियंत्रित करना कठिन हो रहा है। दूसरा, लल्टाना कैमेला यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका से आई एक झाड़ी है। लल्टाना कैमेरा यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका से आई एक झाड़ी है जो भारत के कई राज्यों में खरपतवार के रूप में हानिकारक प्रभाव दिखा रही है। यहाँ की मूल जातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। यहाँ के मूल जातियों के लिए अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। आपका है फिर आपका कांग्रेस घास या गाजर घास। कांग्रेस घास या गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। यह एक खतरनाक खरपतवार है जो विदेशों से भारत आया। यह एक खतरनाक खरपतवार है जो विदेशों से
भारत में आई और भारत में तेजी से फैल रही है। यह त्वचीय बीमारियां व अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है ना। यह अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। नाइल पर्च या नील नदी की मछली है। नाइल पर्च या नील नदी की मछली है जिसे दक्षिण अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। नाइल पर्च या नील नदी की मछली है जिसे दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, परंतु इस परभक्षी मछली ने अपनी संख्या इतनी तेजी से बढ़ाई कि विक्टोरिया झील में रहने वाली सिचलिद मछलियां की 200 से अधिक जातियों की विलुप्त कर दिया और विक्टोरिया झील के परितंत्र को नष्ट कर दिया। तो कहता है यह नील नदी की मछली है नाइल पर्चा, जिसे दक्षिण अफ्रीका से विक्टोरिया झील में लाया गया था, परंतु इन प्रवासी मछली है ना, प्रवासी मछली यानी मछली को खाने वाला मछली था, इसकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ाई कि विक्टोरिया झील में रहने वाले सिचलिद मछली के 200 से अधिक जातियों को लुप्त कर दिया, 200 जातियों को खा गया है ना, और विक्टोरिया झील के परितंत्र को भी नष्ट कर दिया। आगे है आपका अफ्रीकन कैटरफिश। अफ्रीकन कैरेलियस गैरीपाइनस जो हमारी नदियों में लाया गया है, वह नाइल पर्चा की तरह यह हानि पहुंचा रही है। हमारे देश की प्रजाति को कैटफिश और शार्क मीन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई। साप को एक्सटिंक्शन परितंत्र में अनेक जातियां एक दूसरे को आंशिक या पूर्ण रूप से निर्भर रहती है। परितंत्र में प्रत्येक जातियां एक दूसरे पर आंशिक या पूर्ण रूप से निर्भर रहती है, और यदि उनमें से एक जाति विलुप्त हो जाए तो उस पर निर्भर अन्य जातियां भी विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक जाति विलुप्त हो गया तो उस पर और भी जाति जो उसके सारे जीता था वो उसको भी विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे शाप विलोपन कहा जाता है। ये प्रायः वो जातियां होती है जिनमें उद्दीकस पाया जाता है। जैसे एक परपोषी मछली की प्रजाति के विलुप्त होते ही उसकी परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। एक परपोषी मछली प्रजाति के विलुप्त होते ही उसके परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। बाद में साप विकसित परोपकारिता है ना, कोवॉल्वेद प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म कोवॉल्वेद प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म
इससे पादप के विकास के साथ साथ उसका उसका परागण कर कीट की विकसित भी होता है। परंतु यह पादप विलुप्त हो जाए तो कीट का विलोपन भी तय है। कीट का विलोपन भी तय है। विशुद्धन डिस्टर्बेंस जीवों के प्राकृतिक आवासों में आने वाले परिवर्तन को विशुद्धन कहते हैं। जीवों के प्राकृतिक आवासों में आने वाले परिवर्तन को विशुद्धन कहते हैं। ये विशुद्धन प्रकृति के आवासों में आग लगाने, सूखे पड़ने, बाढ़, पेड़ों की कटाई, खनन, राजमार्ग से निकलने आदि के होती है। इससे जीव सहज आवास परेशानी होती है और ये भी इससे जीवों के सहज आवास में परेशानी होती है और वे वहां से प्रवास मिग्रेशन कर जाते हैं। नए क्षेत्रों में उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उसके अस्तित्व का खतरा उत्पन्न होता है। प्रदूषण पॉलिनेशन यह मानव के क्रियाकलापों का दूषित परिणाम है जिससे जलाशयों को नष्ट कर दिया जाता है। इससे वहां के परितंत्र को नष्ट हो गए हैं। जैसे भारत की प्रमुख नदियां गंगा यमुना में रहने वाली जीव जातियों पर प्रभाव पड़ा है। वायु प्रदूषण लाइकेन व ब्रायोफाइट के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण से हो रहा अम्ल वर्षा ने कई पक्षियों की जातियों की विलुप्त होने की कगार पर ला दिया है। प्रदूषण जैविक के आवर्धन प्रक्रिया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ने गिद्धों की संख्या को तेजी से हटाया है। यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर सवाल है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वैध विविधता कहाँ पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तो आपको बताना होगा अमेजन नदी है ना। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। दूसरा आपका सवाल है जाति की समृद्धि के क्षेत्र में के बीच का संबंध लघु गुणांक पैमाने पर किस रूप दिखाई देता है। यहाँ पर आपका जवाब है किस रूप दिखाई देता है। सीधी रेखा के रूप में जातीय समृद्धि के क्षेत्र के बीच संबंध लघु गुणांक पैमाने सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। रिवेट पोपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है। पॉल एहरलिख ने। अगला सवाल है वर्गों की व्यापक किस्मों के लिए जातीय समृद्धि के क्षेत्र के बीच संबंध का आरेख आयताकार अति प्रवालय के रूप में प्राप्त होता है। इसे कैसा सूत्रबद्ध करेंगे। आपका है S बराबर C A पर पावर Z। अगला सवाल है नई विलुप्त जातियां के नाम लिखिए। नई विलुप्त जातियां हैं
दो कवैगा, थाईलेसिन, 13 समुद्री गाय और बाघ की बड़ी जावा कैस्पियन में उपजाति। अच्छा, छठा सवाल है आपका। छठा सवाल है कि उस समय जातियों का कौन सा विलोपन अग्रसर है। इस समय जातियों का कौन सा विलोपन अग्रसर है। उत्तर में है छठा। 5 को पहले घट चुका है, अभी चल रहा है। अगला है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता था। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता था। अमेजन के वर्षावन को। अमेजन के वर्षावन को। आपका 8वां प्रश्न है, अमेजन के वर्षावन को। अमेजन के वर्षावन को। अगला प्रश्न है, अमेजन को वर्षावन को। अमेजन के वर्षावन को। अमेजन के वर्षावन को। अमेजन के वर्षावन को। 7वां सवाल है, नाइल पर्चा को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। वहाँ के स्थानीय सिचलिद मछलियाँ की 200 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गई।